नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। रितिका हुड्डा क्वार्टर फाइनल में हारी, फिर भी ब्रॉन्ज की उम्मीदें बरकरार। खालिद जिया का बेटा तारिक रहमान पीएम बनने को बेकरार, कहीं भारी न पड़ जाए ये मांग। महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या, सड़क पर उतरा मेडिकल स्टॉप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हिमाचल में आंधी बिजली और बारिश का अलर्ट, इन 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। शेख हसीना के बेटे की ऐसी डिमांड, हर भारतवासी हो जाए गदगद, मोदी सरकार को दिया खास संदेश। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में रार, आपस में बटे राष्ट्रपति और ताकतवर गार्ड्स। प्रधानमंत्री मोदी ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित चूरनमाला का किया दौरा। सरकार को जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की चिंताओं ने घेरा। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा दाव, 38 जिलों में किया समिति का गठन, सम्राट को मिली अहम जिम्मेवारी। सोनिया और राहुल के चरणों में झुके उद्धव ठाकरे, रैली से पहले ठाणे में लगाए गए पोस्टर्स। अब समाचार विस्तार से। रितिका हुड्डा को अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किंगिस्तान रेसलर एप्री मेडेट केजी से हार का सामना करना पड़ा। अगर एप्री केजी फाइनल में जगह बना लेती हैं तो रोप चेज राउंड के लिए रितिका के पास ब्रॉन्ज जीतने का शानदार मौका होगा। पहले 1 मिनट में के दौरान दोनों रेसलर बराबरी पर रहे, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बढ़त नहीं ले सका। दूसरे मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे पर भारी रहे। हालांकि तीसरे मिनट के दौरान रितिका को 1 अंक मिला। पहले दौर में रितिका 1-0 से आगे रही। भारत ने मैच शुरू होने के दौरान ही 2 पॉइंट की बढ़त बना ली। पहले दौर में रितिका ने 4 अंक हासिल किए। दूसरा दौर शुरू होने के साथ ही नेगी ने 2 अंक और हासिल किए। इस तरह स्कोर 4-2 पर पहुंच गया। रितिका लगातार क्वार्टर करते हुए दिखाई दी। वह 6-2 से आगे चल रही थी। 2 मिनट 13 सेकंड में रितिका ने और 2 पॉइंट हासिल किए। स्कोर फिर 8-2 पर पहुंचा। आखिरी 30 सेकंड में रितिका ने 2 और अंक लिए और स्कोर 10 पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने आखिरी के 10 सेकंड में 2 और अंक हासिल किए और तकनीकी रूप से यह मैच जीत लिया। अगली खबर, भ्रष्टाचार के आरोपों में अपने घर में नजरबंद रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान के भीतर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जोर मार रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ भड़के हिंसक आंदोलन के बाद मौका दिखाई दे रहा है। तारिक रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश में जल्दी ही चुनाव होना चाहिए, जबकि बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र संगठन ने इसका विरोध किया है। छात्र संगठन ने कहा है कि उनकी पार्टी अभी तैयार नहीं हुई है। इस तरह से देखा जाए तो बेगम खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान पीएम बनने को बेकरार है। बहरहाल बांग्लादेश में एक कामचलाऊ सरकार को शपथ दिलाई गई है, जिसके मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस बनाए गए हैं। वहीं बीएनपी के महासचिव मिर्जा फारूक इस्लाम आलवी ने घोषणा की है कि उनके कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौटने वाले हैं। यह घोषणा शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और संकटग्रस्त देश छोड़ने से 1 दिन बाद की गई। बीएनपी भारत पर बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाती रही है और दिल्ली के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने जनवरी में हुए आम चुनावों का बहिष्कार भी किया था। अगली खबर, कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी व्यक्ति अदालत अस्पताल से जुड़ा नहीं है, लेकिन मेडिकल संस्थान के विभिन्न विभागों में अक्सर आता जाता रहता है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी बाहरी है। उसकी संदिग्ध गतिविधियों से प्रतीत होता है कि वह इस घटना में शामिल था। आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ और स्टूडेंट्स सड़क पर आ गए। पुलिस ने पीजीटी महिला डॉक्टर की मौत की जांच के सिलसिले में शुक्रवार देर रात 2 इंटर्न डॉक्टर से भी पूछताछ की। कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में सेमिनार हॉल में शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात पीजीटी महिला चिकित्सक का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया, जिसे न्यायिक मैजिस्ट्रेट और छात्रों की मौजूदगी में और उसके परिवार के सामने बरामद किया गया। वहीं कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारी सीपी वनीत गोयल ने कहा है कि जो कुछ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हम बहुत दुखी हैं। सुबह 10:30 बजे ताला थाने में हत्या की धारा में शिकायत दर्ज करवाई गई। अगली खबर, पहाड़ों पर भारी बारिश की तबाही जारी है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार तक भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कम 128 सड़कें बंद कर दी गई हैं।
मौसम विभाग ने यहाँ ताज़ा अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है और 15 अगस्त तक भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने शनिवार तक मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों के अलग अलग स्थानों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। इसके अलावा शनिवार को ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। तेज हवाओं के साथ निचले इलाकों में जल भराव के कारण वृक्षारोपण, फसलों और कमजोर संरचनाओं और कच्चे घरों को नुकसान की संभावना भी जताई गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी में 60, कुल्लू में 37, शिमला में 21, कांगड़ा में 5, किन्नौर में 4, हमीरपुर जिले में 1 सड़क बंद है। इसके अलावा 44 बिजली और 67 जल आपूर्ति सेवाएं बाधित हुई हैं। बता दें कि बारिश संबंधित घटनाओं में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 27 जून से लेकर 9 अगस्त के बीच राज्य को लगभग 842 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अगली खबर, बांग्लादेश में हुए भारी उथल-पुथल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं। अमेरिका में रह रहे शेख हसीना के बेटे संजीव जावेद जॉय ने भारत का विशेष आभार जताया है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से एक वीडियो जारी करते हुए जॉय ने कहा कि भारत सरकार को मेरा खास संदेश है। संदेश में शेख हसीना के बेटे संजीव बाजेद जॉय ने कहा कि मेरी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए मेरा व्यक्तिगत आभार है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। मेरा दूसरा संदेश यह है कि भारत को दुनिया के नेतृत्व की अहम भूमिका निभानी चाहिए और अन्य विदेशी शक्तियों को स्थिति को नियंत्रित करने नहीं देना चाहिए। जॉय ने कहा, क्योंकि यह भारत हमारा पड़ोसी है और भारत का बांग्लादेश पूर्वी भाग है। यह एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में शांति बनाए रखने के लिए तत्पर थी। यह एकमात्र सरकार थी जिसने साबित किया कि हम यह कर सकते हैं। अन्य सरकारों ने कोशिशें की और वे पूरी तरह से विफल रही। अगली खबर, हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या को लेकर ईरान में भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया था, लेकिन इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ही दो फाड़ हो गया है। ऐसे में ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कौम्स के उच्च कट्टरपंथियों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी है। दी टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक हानिया की हत्या के बाद इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ईरानी सरकार बंट गई है। इस्लामिक गार्ड्स कॉमर्स जहां तेल अवीव और अन्य प्रमुख इजरायली शहरों पर सीधे और गंभीर मिसाइल हमले की बात कर रहा है, वहीं राष्ट्रपति हमले की इस आक्रामक रणनीति का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति अपने उदारवादी रुख के लिए जाने जाते हैं। पेजेशकियन जहां इजराइल के नागरिक ठिकानों पर हमले के पक्ष में नहीं है, वहीं इस्लामिक गार्ड्स कॉप्ट इजराइल के नागरिक ठिकानों पर मिसाइल और रॉकेटों के हमले के पक्ष में हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित जिले में पहुंचे और चूरनमाला में पैदल चलकर आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। अधिकारियों ने बताया कि मोदी कनूर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वायनाड पहुंचे और 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित चूरनमाला क्षेत्र का पैदल चलकर जायजा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चूरनमाला, मुंडकई और पुचेरीमठम का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक हवाई सर्वेक्षण के बाद मोदी का हेलीकॉप्टर कलपेटा में HKMJ विद्यालय में उतरा, जहां से वह सड़क मार्ग से चूरनमाला के लिए रवाना हुए। सेना ने आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों की मदद के लिए 190 फुट वाला बेली ब्रिज बनाया है। मोदी नुकसान का जायजा लेते हुए इस पुल पर पैदल गुजरे। अधिकारियों के अनुसार चूरनमाला पहुंचने के बाद मोदी अपने वाहन से उतरे। बचाव कर्मियों, राज्य के मुख्य सचिव वी वेणु और जिले के अधिकारियों से बातचीत की, फिर पैदल ही पत्थरों और मलबे भरे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। अगली खबर, लोहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में आज यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से लेकर अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने उनकी चिंताओं के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान राज्य के लोगों के हितों की अनदेखी की गई, लेकिन वर्तमान सरकार राज्य में वाजिब हकों को वापस दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को 100 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क लेने जा रहा है और इन निर्णयों का गरीबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने विधवाओं, एकल नारी, विकलांगों, बीपीएल परिवारों, अनाथों आदि को छूट दी है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक संस्थानों प्रतिष्ठानों से उनके पानी की खपत के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। एक अन्य प्रश्न में मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू मानसून मौसम में राज्य कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहा है। उन्होंने कहा राज्य के प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए केंद्र सरकार से कोई धनराशि नहीं मिली है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम 20 सूत्री समिति का गठन किया है। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं एनडीए सरकार में शामिल भाजपा और जदयू समेत अन्य सहयोगी दलों के 2 जिलाध्यक्षों को 2 उपाध्यक्ष बनाया गया है। हर जिला समिति में एक अध्यक्ष, सांसद पदेन सदस्य होंगे। राज्यसभा सांसद अपने गृह जिला में पदेन सदस्य होंगे, जबकि जिला के सभी विधायक पदेन सदस्य होंगे। विधान पार्षद अपने गृह जिला परिषद अध्यक्ष, महापौर, नगर अध्यक्ष भी पदेन के सदस्य होंगे। संबंधित जिला के डीएम सदस्य सचिव होंगे। जिलों के अन्य आला अधिकारी भी पदेन के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक जिला समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार व अभिषेक कुमार समेत कुल 25 सदस्य होंगे। इनमें अशोक चंद्र वशी, आसिफ कमाल, रमेश कुमार, देवेंद्र प्रसाद, देवंती देवी, लालती देवी, पवन कुमार, अनिल रविदास, रामेश्वर माझी, मोहम्मद शाहिद, धर्मेंद्र कुमार, अरुण कुमार, सीताराम पांडे, आशुतोष कुमार, मयंक जायसवाल, दीपक कुशवाहा, रुपेश कुमार सिंह, श्याम सुंदर रजक, आशा किरण, रणविजय कुमार, खुर्शीद अहमद एवं अभिषेक सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही रह गए हैं, लेकिन सियासत अभी से जोर पकड़ रही है। चाहे वह उद्धव ठाकरे की बात हो या शरद पवार की या कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की, सभी अपनी अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में जुटे हैं। इसी क्रम में शिवसेना की आज ठाणे में रैली होने वाली है, लेकिन उद्धव की रैली से पहले आज शहर में उनके खिलाफ पोस्टरबाजी हुई है। ठाणे में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर्स में उद्धव को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों में झुके और ज़मीन चाटते हुए दिखाया गया है। इन पोस्टर में सबसे ऊपर मराठी में मोटे अक्षरों में लिखा है कि तुम्हारे चरणों में नमस्तक हो जाऊंगा, चरणों की पूजा करूंगा। शिवसेना यूटीवी की तरफ से शुरू किए गए भगवा हफ्ता अभियान से पहले यह पोस्टरबाजी हुई है। वहीं इस अभियान के तहत उद्धव की आज पहली सभा होगी, लेकिन इससे पहले राज्य में उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साझा की। खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। बने रहे एवी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।